नमस्कार दोस्तों, जय हिंद। स्वागत है आपका आपके अपने चैनल पाठशाला विद के में। प्रस्तावना, कोई भी एग्ज़ाम दे रहे हो आप तो प्रस्तावना से क्वेश्चंस बनेगा। इस वीडियो को पूरा देखने के बाद प्रस्तावना से एक भी क्वेश्चन छूटने वाला नहीं है। आप चाहे कोई भी एग्ज़ाम में बैठें तो इस वीडियो को शुरू से अंत तक देखें, चाहे आप किसी भी एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हों, क्योंकि इसमें मैंने पूरी डिटेल में जो भी बातें बताई है वो पूरी डिटेल में बताई है। तो सर्वप्रथम हम लोग प्रस्तावना के बारे में जानते हैं। तो देखिए, प्रस्तावना है क्या। सबसे पहले तो यही जानना जरूरी है कि प्रस्तावना है क्या। तो सीधे शब्दों में, जैसे कोई किताब है तो उस किताब में क्या क्या वर्णन किया गया है, क्या क्या बतलाया गया है, उसके बारे में संक्षेप में हमें जानकारी प्रस्तावना से मिलती है। यूँ कहे तो वह भारतीय संविधान का एक परिचय पत्र है। तो ये इसी क्वेश्चन को एग्जामिनर आपसे पूछता है कि भारतीय संविधान को जो प्रस्तावना है, संविधान की जो प्रस्तावना है, उसे किसने परिचय पत्र कहा। तो पालकीवाला नामक एक व्यक्ति हैं। पालकीवाला नाम याद रखिएगा, पालकीवाला व्यक्ति हैं। उन्होंने ही प्रस्तावना को परिचय पत्र कहा। याद कैसे रखना है, प से पालकीवाला और प से प्रस्तावना, प से परिचय पत्र, तीनों प से ही है, तो याद करने में ज़्यादा कठिनाई नहीं होगी। अब दूसरा कि भैया सर्वप्रथम प्रस्तावना कहाँ में आया, कैसे प्रस्तावना के बारे में विचार आया। तो देखिए, प्रस्तावना जो है वह सर्वप्रथम अमेरिका के संविधान में अपनाया गया था। उसके बाद बहुत सारे देशों ने वहाँ से अपनाया, भारत भी अपनाया है उसको देख करके। तो प्रस्तावना जो है वह सर्वप्रथम अमेरिका में अपनाया गया, भारत ने देख करके अपनाया है। अब यहाँ से एक सवाल और बनता है कि भैया ये प्रस्तावना का आधार क्या है। तो जब आपसे कोई पूछे कि प्रस्तावना का आधार क्या है, तो बताएंगे कि नेहरू जी का उद्देश्य प्रस्ताव ही इस प्रस्तावना का आधार है। नेहरू जी के द्वारा जो उद्देश्य प्रस्ताव प्रस्तुत किया गया था, उसी को प्रस्तावना में, मतलब उसी को कहने का ये मतलब है कि वही प्रस्तावना का जो है आधार है, उनका उद्देश्य प्रस्ताव। इस वजह से प्रस्तावना को उद्देशिका भी कहा जाता है। प्रस्तावना को उद्देशिका भी कहा जाता है कि क्या है हमारे संविधान का उद्देश्य, इसकी जानकारी मिल जाएगी आपको प्रस्तावना से। समझ रहे हैं। तो ये चीजें हो गई। अब यहां पर एक सवाल बनता है कि क्या प्रस्तावना संविधान का भाग है या नहीं है। आखिर हम लोग प्रस्तावना पढ़ रहे हैं तो ये जानना चाहिए कि नहीं। तो देखिए, 1960 तक यह प्रस्तावना जो है, क्योंकि 1960 में एक मामला आया था बेरुवाड़ी संघ का। राष्ट्रपति महोदय ने माननीय सर्वोच्च न्यायालय से 143 अनुच्छेद के तहत यह सुझाव मांगा कि क्या प्रस्तावना जो है संविधान का भाग है। तो उसमें माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने यह कहा कि प्रस्तावना संविधान का भाग नहीं है, यह केवल और केवल संविधान निर्माताओं की मस्तिष्क की उपज है, इस वजह से यह संविधान का भाग नहीं है। 1973 केशवानंद भारती मामला में यह एक सवाल उठा कि प्रस्तावना में संशोधन किया जा सकता है या नहीं। तो उस समय यह बोला गया कि नहीं। लेकिन भैया तब जो संशोधन करने के लिए कह रहे थे, उन्होंने कहा कि जब यह संविधान का भाग है ही नहीं तो क्यों नहीं इसमें हम संशोधन कर सकते हैं। संशोधन तो हम कर सकते हैं। तब उस समय फैसला आया कि जी नहीं, प्रस्तावना संविधान का भाग है और संविधान के किसी भी भाग में आप मूल ढांचे को नहीं छेड़ सकते हैं। तब 1973 में ही यह फैसला आया कि संविधान का भाग है प्रस्तावना, यानी कि प्रस्तावना संविधान का भाग है और इसके मूल ढांचे में परिवर्तन नहीं किया जा सकता है। तो यहां से दो क्वेश्चन बनेगा कि संविधान का भाग नहीं है प्रस्तावना, ऐसा किस मामले में। तो बेरुवाड़ी संघ 1960, और प्रस्तावना संविधान का भाग है तो 1973। ठीक ना। एक मामला LIC का आया था, उसमें माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने कहा कि प्रस्तावना संविधान का आंतरिक भाग है। तो इस लाइन को भी याद रखिएगा। तो यहां से दो चीजें क्लियर हो गई कि संशोधन हो सकता है कि नहीं। तो बताएंगे संशोधन हो सकता है, और संविधान का भाग है कि नहीं, तो भाग है, कोई दिक्कत नहीं। क्लियर है, क्लियर है। चले आगे, चलिए सर। अब हम लोग ये जान लें कि संविधान की प्रस्तावना जो है इसको हम पढ़ें क्यों, क्या फायदा। तो देखिए, प्रस्तावना देखने से आपको इन चार चीजों के बारे में जानकारी मिलेगी। प्रस्तावना के ये चार तत्व हैं। उद्देश्य,
जिस वजह से इसे उद्देशिका भी कहा जा रहा है कि प्रस्तावना को पढ़ने से आपको संविधान के, भारतीय संविधान के उद्देश्य के बारे में पता चलेगा कि भारतीय संविधान का उद्देश्य क्या है, भारतीय संविधान की प्रकृति कैसी है, भारतीय संविधान के स्रोत क्या है और भारतीय संविधान लागू होने की तिथि क्या है। इन चारों चीजों के बारे में आपको जानकारी मिल जाएगी केवल और केवल प्रस्तावना को देखने से। ठीक ना, तो हम लोग प्रस्तावना को देख लेते हैं और देखते हैं कि इन चारों चीजों के बारे में जानकारी मिलती है या नहीं। यहां से बहुत सारे क्वेश्चंस बनेंगे, कुछ क्वेश्चंस और भी हमने लिख रखे हैं, इस पर हम लोग चर्चा करेंगे और बीच बीच में भी क्वेश्चन चर्चा करेंगे। और इस क्लास के लास्ट में मैं कुछ 5-6 क्वेश्चन भी लाऊंगा और आप लोग उसको देखिएगा कि आप लोग कर पा रहे हैं इस वीडियो को देखने के बाद कि नहीं। तो वीडियो में बने रहें शुरू से अंत तक, आखिरी में क्वेश्चंस मैं लाऊंगा। तो देखिए, हम भारत के लोग भारत को एक संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न समाजवादी धर्मनिरपेक्ष लोकतांत्रिक गणराज्य बनाने के लिए, मतलब हमारा उद्देश्य क्या है कि भारत को एक संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न बनाए, समाजवादी राज्य बनाए, धर्मनिरपेक्ष राज्य बनाए, लोकतांत्रिक राज्य, लोकतांत्रिक गणराज्य बनाए। तो ये तो उद्देश्य, आपको उद्देश्य की के बारे में जानकारी मिल गई कि नहीं? जी हाँ सर, मिल गई। यहां से क्वेश्चन होता है कि भारतीय संविधान का स्रोत क्या है भैया, भारतीय संविधान को ऊर्जा कहां से मिलती है? तो आप देख रहे हैं कि हम भारत के लोग ही इसके स्रोत हैं और इसको जो ऊर्जा मिल रही है वह भारत के लोगों से ही मिल रही है। तो एक क्वेश्चन बहुत बढ़िया बनेगा कि भारतीय संविधान को जो ऊर्जा मिलती है, जो शक्ति का स्रोत है, वो कौन है? तो भारत की जनता। ठीक ना। अब यहाँ एक आता है कि भारत को एक संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न। अगर आपसे कोई पूछता है कि भैया संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न का मतलब क्या है जी, तो बताएंगे कि संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न मतलब कि इसके ऊपर कोई नहीं है, भारत के ऊपर कोई नहीं है इसको नियंत्रित करने वाला, है ना। यह स्वतंत्र है, संप्रभु है, यह अपनी सीमा है, यह अपनी संपत्ति को बेच सकता है, दूसरे की सीमा को खरीद सकता है, यह स्वतंत्र है, किसी से इसको परमिशन लेने की आवश्यकता नहीं है। तो यह है संप्रभु, अपने निर्णय जो है वह स्वयं ले सकता है, किसी से पूछना नहीं है इसको, यह है संप्रभु। अब है समाजवादी धर्मनिरपेक्ष लोकतांत्रिक गणराज्य बनाने के लिए। तो इनके भी हम लोग मतलब जानेंगे, क्या है मतलब धर्मनिरपेक्ष का, क्या है मतलब लोकतांत्रिक का। तो देखिए, धर्मनिरपेक्ष, सबसे पहले मैं बताऊं कि धर्मनिरपेक्ष क्या है। तो यहां पर 3 प्रकार के आपको राज्य मिलेंगे। कैसे, कौन कौन से राज्य? एक राज्य वह मिलेगा जिसका कोई धर्म नहीं है, वह है धर्मनिरपेक्ष। एक राज्य मिलेगा जिसका कोई विशेष धर्म है, और एक राज्य ऐसा मिलेगा जो राज्य धर्म विरोधी है, यानी नास्तिक राज्य। तो भारत जो है वह धर्मनिरपेक्ष राज्य है, 3rd नंबर वाला। इसका अपना कोई धर्म नहीं है, लेकिन यह किसी भी धर्म को रोकता नहीं है, मना नहीं करता है, चाहे जिस धर्म के हो, सभी धर्म के लिए बराबर मान्यता, क्योंकि हमारा अपना कोई धर्म नहीं है। दूसरे नंबर पर कुछ राज्य ऐसे हैं जिनका कोई अपना धर्म होता है, जैसे कोई मुस्लिम देश है तो वहाँ केवल और केवल इस्लाम चलेगा, और कुछ देश ऐसे हैं जहाँ कोई धर्म नहीं, यानी नास्तिक राज्य, वहाँ कोई धर्म नहीं आप मान सकते हैं। तो भारत जो है वह धर्मनिरपेक्ष राज्य है। तो धर्मनिरपेक्ष राज्य का सीधा सा मतलब है कि राज्य का कोई धर्म नहीं है। ऐसा मत समझिए कि राज्य धर्म विरोधी है, वह नास्तिक राज्य में होता है। राज्य धर्म विरोधी कब है? जब वह नास्तिक राज्य है। ठीक ना। तो यहां ध्यान दीजिएगा। लोकतांत्रिक गणराज्य। लोकतांत्रिक मतलब देखिए, लोकतांत्रिक और गणराज्य, ये चीज आपको समझना बहुत जरूरी है, क्योंकि यहां से क्वेश्चन एग्जाम में बनता है। लोकतांत्रिक गणराज्य का यहां सीधा सा मतलब है कि वंशानुगत का ना होना। कहने का यह मतलब है कि कुछ राज्य ऐसे हैं जहां का राजा शासक होगा और फिर राजा मरेगा तो उसका बेटा होगा शासक, मतलब वंशानुगत होगा। लेकिन जब लोकतांत्रिक गणराज्य होता है तो यहां जनता के द्वारा चाहे वो प्रत्यक्ष रूप से या अप्रत्यक्ष रूप से चुने प्रतिनिधि शासन करते हैं। प्रत्यक्ष रूप से जहां चुने करते हैं वहां प्रत्यक्ष लोकतंत्र, और जहां अप्रत्यक्ष रूप से होते हैं वहां अप्रत्यक्ष लोकतंत्र।
तो भारत जो है वह अप्रत्यक्ष लोकतंत्र का उदाहरण है। यह जनता के द्वारा अप्रत्यक्ष रूप से चुना जाता है। जैसे भारत का सर्वोच्च व्यक्ति है राष्ट्रपति, तो राष्ट्रपति को हम लोग अप्रत्यक्ष रूप से चुनते हैं, ना कि प्रत्यक्ष रूप से। तो ये चीज भी ध्यान दीजिएगा। प्रत्यक्ष लोकतंत्र का उदाहरण है स्विट्जरलैंड, एग्जाम में पूछता है। छोटे देश में प्रत्यक्ष लोकतंत्र वाला थोड़ा संभव है, बड़े देश में, क्योंकि देखिए प्रत्यक्ष लोकतंत्र में कोई भी कानून बनाना हो तो जनमत संग्रह होता है कि भाई बनाया जाए कि नहीं बनाया जाए। अब भारत इतना बड़ा देश है, यहाँ हर बात पर अगर जनमत संग्रह कराई जाए तो बहुत लेंदी हो जाएगा, मामला पेचीदा हो जाएगा। कानून बनाने से ज़्यादा खर्च ये चुनाव में ही हो जाएगा, ठीक ना। तो ये चीज़ ध्यान दीजिएगा। इसके बाद हम लोग देखेंगे और इसके समस्त नागरिकों को सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक न्याय, न्याय की बात की जा रही है। यहाँ से भी क्वेश्चन बनता है कि भैया भारतीय संविधान के प्रस्तावना में कितने प्रकार के न्याय का जिक्र है, तो आप बताएंगे भैया सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक, 3 प्रकार के न्याय, 3 प्रकार के न्याय। और इसी सीक्वेंस में याद रखना है, सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक। सामाजिक न्याय, आर्थिक न्याय और राजनीतिक न्याय। सामाजिक न्याय का मतलब समाज के सभी वर्गों के लिए सामान्य न्याय होगा। जी हाँ, सामान्य न्याय, किसी भी वर्ग के लिए वो नहीं किया जाएगा, भेदभाव नहीं किया जाएगा। आर्थिक आधार पर भी किसी के साथ भेदभाव नहीं किया जाएगा न्याय दिलाने में। ऐसा नहीं है कि जो धनाढ़ व्यक्ति है उसके लिए अलग से कोई न्याय का कानून है और जो गरीब है उसके लिए अलग से, ये नहीं होगा। राजनीतिक न्याय भी सबके लिए बराबर है, चाहे वो राजनीतिक दफ्तर में जाने की बात हो, चाहे चुनाव में खड़ा होने की बात हो। अगर आप मानक पर खरे उतर रहे हैं तो आपको ये नहीं रोका जाएगा कि आप अमीर हैं, गरीब हैं, या कोई आपके पास सर्टिफिकेट चाहिए स्पेशल, ऐसा नहीं है। राजनीतिक न्याय सबके लिए बराबर होगा, सामाजिक न्याय सबके लिए बराबर होगा, आर्थिक न्याय भी सबके लिए बराबर होगा, किसी पर भेदभाव नहीं किया जाएगा। इस बात का भी आप विशेष ध्यान रखेंगे। और यह तीनों न्याय कितने प्रकार के न्याय? 3 प्रकार के न्याय। और तीनों प्रकार के न्याय सीक्वेंस में याद रखना है, सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक। यहाँ से एक सवाल और बनता है बढ़िया सा कि यह जो 3 प्रकार का न्याय है वह कहाँ से लिया गया है, तो आप बताएंगे यह रूस, जी हाँ, कहाँ से लिया गया है? रूसी क्रांति से, रूसी क्रांति से यह लिया गया है, ठीक ना। सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक न्याय, तो इस बात का भी आप विशेष रूप से ध्यान रखेंगे। चलिए आगे चलते हैं। न्याय की बात की हो गई। अब देखिए न्याय के बाद विचार, अभिव्यक्ति, धर्म, विश्वास और उपासना की स्वतंत्रता। अब देखिए यहाँ पर स्वतंत्रता की बात की जा रही है, तो कैसी कैसी स्वतंत्रता है भैया? 5 प्रकार की आपको यहाँ स्वतंत्रता मिलेगा। कितने प्रकार की? 5 प्रकार की स्वतंत्रता। विचार की स्वतंत्रता, अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता, धर्म, विश्वास व उपासना की स्वतंत्रता। ये 5 प्रकार की स्वतंत्रता का जिक्र है। विचार, अभिव्यक्ति, धर्म, विश्वास व उपासना। विचार और अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता आप अनुच्छेद 19 में भी पढ़ेंगे। तो यहां से एक बढ़िया सा प्यारा सा क्वेश्चन बन जाएगा कि विचार और अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता का जिक्र प्रस्तावना के अलावा संविधान में कहां वर्णित है, तो बताएंगे यह मूल अधिकार में है सर, मूल अधिकार में और अनुच्छेद 19 में। ये चीज ध्यान दीजिएगा। धर्म, विश्वास व उपासना की स्वतंत्रता भी आप ध्यान रखिएगा। प्रतिष्ठा और अवसर की समता। अच्छा, अब अवसर की समता भी यहां से भी क्वेश्चन बनेगा। अनुच्छेद जब 16 पढ़ते हैं तो अवसर की समता आप वहां भी पढ़ते हैं, तो इस बात का भी ध्यान दीजिएगा कि जो अवसर की समता है वह प्रस्तावना के अलावा और कहां वर्णित है, तो बताएंगे सर ये भी अनुच्छेद 16 मौलिक अधिकार में वर्णित है। आगे चलें। अवसर की समता प्राप्त कराने के लिए तथा व्यक्ति की गरिमा और राष्ट्र की एकता तथा अखंडता। अच्छा, यहां से भी एक प्यारा सा क्वेश्चन बनेगा कि अखंडता, एकता और अखंडता का जिक्र प्रस्तावना के अलावा और कहां है, तो आप जब मूल कर्तव्य पढ़ेंगे 51 का, तो वहां भी एकता, राष्ट्र की एकता और अखंडता को सुनिश्चित करना ऐसा लिखा हुआ है। तो यहां से भी बहुत बढ़िया क्वेश्चन बनेगा कि एकता और अखंडता जो है यह कहां लिखा गया प्रस्तावना के अलावा, ध्यान दीजिएगा।
सुनिश्चित करने वाला बंधुत्व बढ़ाने के लिए। बंधुत्व भी देखिए, ये भी एक बहुत बढ़िया क्वेश्चन बनेगा। यहां से भी क्वेश्चन बनेगा कि बंधुत्व यानी ब्रदरहुड जैसे शब्द का प्रयोग जो है वह है प्रस्तावना के अलावा और कहाँ किया गया है। तो आप बताएंगे कि बंधुत्व भी जो है वह आपका मूल कर्तव्य में एकता तथा अखंडता और बंधुत्व यानी ब्रदरहुड ये मूल कर्तव्य में आपको झलकेगा, दिखाई देगा। बढ़ाने के लिए दृढ़ संकल्पित होकर अपनी इस संविधान सभा में आज दिनांक 26 नवंबर 1949 संविधान लागू होने की तिथि, मैंने बताया था कि तिथि के बारे में भी जानकारी मिलेगी, तो तिथि के बारे में भी आपको जानकारी मिल गई है। एतद द्वारा संविधान को अंगीकृत, अधिनियमित और व आत्मार्पित करते हैं। तो ये हो गया आपका प्रस्तावना, ठीक ना। प्रस्तावना से आपको क्या पता चल गया, स्रोत पता चल गया, इसकी प्रकृति कैसी है, कैसा देश है भैया, तो समाजवादी धर्मनिरपेक्ष। इसके स्रोत के बारे में आपको पता चल गया कि जो स्रोत है वो भारत के लोग हैं। इसका उद्देश्य क्या है, तो इसका उद्देश्य है सामाजिक न्याय दिलाना। सामाजिक न्याय है कि नहीं, ये उद्देश्य ही है कि सभी व्यक्तियों को सामाजिक न्याय मिले, आर्थिक न्याय मिले, राजनीतिक न्याय मिले, सभी प्रकार की स्वतंत्रता मिले, अवसर की समानता मिले। यही तो उद्देश्य है हमारे संविधान का। तो उद्देश्य के बारे में भी आपको पता चल गया, तिथि के बारे में आपको पता चल ही गया, प्रकृति के बारे में आपको पता चल ही गया, कैसी प्रकृति हमारे देश की, समाजवादी है, धर्मनिरपेक्ष है, लोकतांत्रिक, गणराज्य वर्षानुगत नहीं है, ये भी आप जाना, आपने जाना है ना। तो ये चीजें हैं जो संविधान के बाद। अब इसमें क्वेश्चन बनता है बहुत प्यारा प्यारा, भारतीय संविधान की प्रस्तावना में भारत शब्द का जिक्र कितनी बार हुआ है। बहुत बढ़िया शानदार क्वेश्चन बनेगा। तो बोलेंगे कि हम भारत के लोग, एक हो गया, और भारत को दो। बहुत बढ़िया, बहुत प्यारा बनेगा क्वेश्चन कि भारत शब्द का जिक्र भारतीय संविधान की प्रस्तावना में कई बार हुआ है, कितनी बार हुआ है, तो बोलेंगे सर 2 बार। अब क्वेश्चन बनता है कि भारतीय संविधान में संशोधन हो सकता है, तो हाँ बोलेंगे 1973 के बाद से हो सकता है, लेकिन मूल संविधान को छोड़ करके, मूल प्रस्तावना को छोड़ करके। तो पूछेगा कि कितनी बार हुआ है संविधान में, प्रस्तावना में संशोधन, तो बोलेंगे कि केवल और केवल, इसको मैं मिटा दूं, ध्यान दीजिएगा, अब क्वेश्चन का बौछार आएगा। तो बोलेंगे 42वां संविधान संशोधन 1976 में, एक ही बार अभी तक प्रस्तावना में संशोधन हुआ ही है, वो है 42वां संविधान संशोधन 1976, ठीक ना। और उसमें जोड़ा क्या क्या गया, देखिएगा, समाजवादी, अखंडता और पंथ निरपेक्ष, ये तीनों जोड़ा गया है, समाजवादी, अखंडता और पंथ निरपेक्ष। अब यह क्वेश्चन दे देगा कि निम्न में से कौन सा 42वां संविधान संशोधन के द्वारा संविधान की प्रस्तावना में नहीं जोड़ा गया है। समाजवादी, अखंडता, पंथ निरपेक्ष, और इसके अलावा दे देगा आपको लोकतांत्रिक गणराज्य। तो आप कंफ्यूज नहीं होइएगा, आप बोलिएगा कि सर SAP यानी साप जोड़ा गया था। क्या जोड़ा गया था, साप, प्रस्तावना में साप जोड़ा गया था 42वां संविधान संशोधन 1976 से। ओके, कोई दिक्कत नहीं है ना। अब यहां पूछ दे अखंडता कब जोड़ा गया, तब भी बताएंगे आप कि 42वां संविधान संशोधन 1976 से। तो ये चीजें जो हैं वह एग्जाम के दृष्टिकोण से बहुत ही महत्वपूर्ण है। तो आप इतना समझ गए। अब देखिए कुछ क्वेश्चन बनता है, प्रस्तावना हमारे दीर्घकालिक सपनों का विचार है। प्रस्तावना जो है वह हमारे दीर्घकालिक सपनों का विचार है, किसने कहा था। प्रस्तावना संविधान का सबसे सम्मानित भाग है, किसने कहा था। यह हमारे संविधान की आत्मा है, किसने कहा था। प्रस्तावना संविधान की कुंजी नोट है, किसने कहा था। तो देखिए कुंजी नोट अगर पूछे तो अर्नेस्ट वार्कर, जी हाँ अर्नेस्ट वार्कर ने इसे कुंजी नोट कहा है। संविधान की आत्मा प्रस्तावना को किसने कहा है, तो प्रस्तावना को संविधान की आत्मा वो न्यायाधीश थे जस्टिस M हिदायतुल्लाह, जो भारत के राष्ट्रपति के रूप में भी कार्य किया है उन्होंने, है ना। तो ये चीज ध्यान दीजिएगा, हिदायतुल्लाह। प्रस्तावना संविधान का सबसे सम्मानित भाग है, सबसे सम्मानित भाग किसने कहा, तो ये ठाकुरदास भार्गव, जी हाँ ठाकुरदास भार्गव ने कहा था। और प्रस्तावना हमारे दीर्घकालिक सपनों का विचार है, ऐसा किसने कहा, तो अल्लादी कृष्णा स्वामी अय्यर, जी हाँ अल्लादी कृष्णा अय्यर ने, जो आपके प्रारूप समिति में
ये सदस्य भी थे। क्वेश्चंस हैं जो मैं आपसे कर रहा हूं, आप जवाब दीजिएगा, क्योंकि अब मैंने प्रस्तावना को आपको पढ़ा दिया और कुछ क्वेश्चंस हैं जो आप जवाब देंगे। क्वेश्चंस यहां पर आपको दिखाई देंगे। संविधान की प्रस्तावना ऑप्शन है संविधान का एक भाग नहीं है, बी में है प्राप्त किए जाने वाले लक्ष्यों को इंगित करती है, सी में है संसद द्वारा इसमें संशोधन नहीं किया जा सकता है, डी में है संविधान की शक्ति का स्रोत है। तो हमने आपको पहले ही बताया कि संविधान की शक्ति का स्रोत जो है वह भारत के लोग है, ना कि प्रस्तावना। डी नहीं होगा। सी में है संसद द्वारा इसमें संशोधन नहीं किया जा सकता है। जी हाँ, संशोधन किया जा सकता है और संशोधन हुआ भी है 1973 में। सी भी नहीं होगा। ए में क्या है, यह संविधान का भाग नहीं है। तो बताइए 1960 तक भाग नहीं था, 1973 तक भाग नहीं था, 73 के बाद तो भाग है ना, तो ए भी नहीं होगा सही। इसका मतलब इसका जो सही आंसर है वह है ऑप्शन नंबर बी, सही हो जाएगा। देखिए अब आप पढ़ लिए पूरी तरह से, तो अब सारे क्वेश्चन को कर लेंगे। ये सारे क्वेश्चन जो है वह इंपॉर्टेंट है, देखिएगा। दूसरा क्वेश्चन, संविधान की प्रस्तावना में उल्लिखित शब्दों का सही क्रम क्या है? सही क्रम ऑप्शन ये है संप्रभु, समाजवादी, धर्मनिरपेक्ष, लोकतांत्रिक, गणराज्य। बी में है समाजवादी, धर्मनिरपेक्ष, संप्रभु, लोकतांत्रिक, गणराज्य। सी में है धर्मनिरपेक्ष, संप्रभु, लोकतांत्रिक, समाजवादी, गणराज्य। और डी में है संप्रभु, लोकतांत्रिक, धर्मनिरपेक्ष, सामाजिक, गणराज्य। तो देखिए यहां पर आप पढ़िए संप्रभु, समाजवादी, धर्मनिरपेक्ष, लोकतांत्रिक, गणराज्य, यानी कि संप्रभु, समाजवादी, धर्मनिरपेक्ष, लोकतांत्रिक, गणराज्य। SSDL कौन सा है? संप्रभु, समाजवादी, धर्मनिरपेक्ष, यानी कि ऑप्शन नंबर ए सही। तो देखिए दोस्तों, अगर आप अच्छे से पढ़े इसको तो बिल्कुल कहीं कोई दिक्कत नहीं होगी, प्रस्तावना से एक भी क्वेश्चन आप नहीं छोड़ेंगे, गारंटी है। चलिए एक आध क्वेश्चन और ले लेते हैं। किस संविधान संशोधन से प्रस्तावना में समाजवादी एवं धर्मनिरपेक्ष जोड़ा गया? तो समाजवादी, देखिए साफ जोड़ा गया था ना, समाजवादी, धर्मनिरपेक्ष और अखंडता। समाजवादी, इसको धर्मनिरपेक्ष और पंथ निरपेक्ष दोनों कहा जाता है, ठीक ना। तो घबराइएगा मत कि सर आप तो पंथ निरपेक्ष बतलाए थे, यहाँ धर्मनिरपेक्ष है, तो दोनों एक ही चीज है। तो यह 42वां संविधान संशोधन 1976 से जोड़ा गया था। तो ऑप्शन नंबर सी इसका सही हो जाएगा। तो मैं उम्मीद कर रहा हूं कि आप सभी क्वेश्चंस को कर ले रहे हैं, कोई दिक्कत नहीं हो रही है। एक दो क्वेश्चन और मैं ले लेता हूं। चलिए, हाँ, एक क्वेश्चन, संविधान की प्रस्तावना का उद्देश्य किसे सुनिश्चित करना है? किसे सुनिश्चित करना है भैया? ऑप्शन ये है सभी लोगों के मूल अधिकार। क्या मूल अधिकार सुनिश्चित करने की बात की गई है कहीं? आप बताइए नहीं। नागरिकों के मूल कर्तव्य, क्या कहीं ऐसा लिखा गया है कि इसमें मूल कर्तव्य को सुनिश्चित किया जाएगा? देखिए मूल कर्तव्य में वर्णित है कुछ चीज, मूल अधिकार में वर्णित है कुछ चीज, लेकिन ये नहीं दिया गया है कि मूल अधिकार सुनिश्चित किया जाएगा। सी ऑप्शन, व्यक्तिगत प्रतिष्ठा तथा राष्ट्र की एकता और अखंडता। जी हाँ, प्रतिष्ठा और एकता, अखंडता कहाँ है? एकता, अखंडता, इनको सुनिश्चित करना है, ना कि मूल कर्तव्य और मूल अधिकार को सुनिश्चित करने का प्रावधान है इस प्रस्तावना में, ऐसा नहीं है ना। ठीक, तो मैं ये बता रहा हूं कि आपने अगर अच्छे से देखा है तो सारे क्वेश्चंस को कर ले जाएंगे। तो देखिए दोस्तों, मैं उम्मीद करता हूं कि इस क्लास को आपने एंजॉय किया होगा। तो यह पॉलिटी का हमारा पहला वीडियो था। आप लोग कमेंट कर दीजिएगा कि आपको कैसा लगा प्रस्तावना। अगर बढ़िया लगा है तो अपने साथियों के बीच शेयर करिएगा। जय हिंद।